हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर 2 शेपिंग अ सरफेस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने किया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस विच शेप द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर हमने किया था इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिसमें हमने पढ़े थे कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो उसके बाद हमने किया था लेयर्स ऑफ अर्थ, जिसमें हमने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो आज इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें हम पढ़ेंगे मेजर एंड माइनर प्लेट्स। फिर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। फिर हम करेंगे वेदरिंग एंड इरोजन, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय देम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। कहता है कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो कॉन्टिन्यूस सरफेस नहीं है, यानी कि वो बीच में से कहीं कहीं पर उसमें ब्रेक है। ठीक है। फिर कहता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसीस में टूटा हुआ है, जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये प्लेट्स रेस्ट कर रही हैं सेमी मोल्टन मेंटल पे, जो कि क्रस्ट के नीचे है। ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे मूव कर रही हैं। फिर क्या आता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है कि ये जो प्लेट्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रही हैं, और जो इन प्लेट्स की इंटरेक्शन है, यानी कि जो एक दूसरे से टकरा रही हैं या दूर जा रही हैं, उस इंटरेक्शन की वजह से जो अर्थ की सरफेस है वो किस तरीके से शेप होती। फिर कह रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो असल में एक्सटेंशन है एक अर्लियर आइडिया की, जिसको प्रपोज किया था एल्फ्रेड वैगनर ने। उस थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो थोड़ा इस थ्योरी पे नज़र डालते हैं कि ये थी क्या। तो 1912 में एल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक जर्मन मेटीरोलॉजिस्ट था, इसने एक थ्योरी प्रपोज की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि जो आज हम अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ये पहले करोड़ों साल पहले इस तरीके से नहीं थे। ठीक है। ये कहते हैं कि 200 मिलियन ईयर्स एगो क्या था, हमारा जो अर्थ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। फिर क्या हुआ, पेंजिया धीरे धीरे दो कॉन्टिनेंटल मासिस में टूटा, जिसका नाम इसने दिया लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना भी छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटना शुरू हो गए, और वो कॉन्टिनेंट्स आज एग्जिस्ट करते हैं। हम अर्थ की सरफेस पे आज उन कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। आगे हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। ठीक है। तो कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स लार्ज हैं, इरेगुलर हैं और रिजिड पीसीस ऑफ अर्थ क्रस्ट हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिट हैं किस मैनर में, लाइक ए पजल। ठीक है। और फिर कहता है कि अर्थ का सरफेस जो है वो बहुत सारी मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो एक एक करके हम देखते हैं मेजर और माइनर प्लेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर प्लेट्स की। तो हमारे जो अर्थ का सरफेस है वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड है। पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो इनमें से मोस्टली जो प्लेट्स हैं वो हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स के नाम पर ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रही मेजर प्लेट, जैसे कि ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है। दिस इज़ द पैसिफिक प्लेट। और ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इसके आसपास ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये रहा हमारा अफ्रीकन प्लेट, और ये ग्रीन वाला हिस्सा ये है हमारा यूरेशियन प्लेट। ये कुछ मेजर प्लेट्स हैं अर्थ के ऊपर। उसके बाद है माइनर प्लेट्स। ठीक है। जैसे कि कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। और ये सारी प्लेट्स आपस में, ये देखिए आप, एक पजल की तरह एक दूसरे के साथ ये प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और इरेगुलर फॉर्म है, इरेगुलर यानी कि शेप परफेक्ट नहीं है इनकी। तो इसके बाद हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट की, प्लेट्स की मूवमेंट किस तरीके से होती हैं। ठीक है। तो हमारी जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी ओशनिक प्लेट और दूसरी होती है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है। तो अब ये प्लेट आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है। और इन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो कह रहा है कि 3 टाइप की प्लेट मूवमेंट होती है। एक होती है कन्वर्जन मूवमेंट, फिर है डाइवर्जेंट मूवमेंट, फिर है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होता है। ठीक है। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होती है, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं। ठीक है। और क्या करती हैं, पास आके कोलाइड करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारे
माउंटेन्स बनेंगे जिन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, या फिर कोई ना कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, या फिर कभी कभी अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये है कन्वर्जेंट मूवमेंट, जब प्लेट्स इस तरीके से आपस में टकराती हैं, ठीक है। तो जब टकराएंगी प्लेट्स तो यहाँ तो क्या होगा, वॉल्केनो बनेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तो फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे, तो यहाँ तो अर्थक्वेक होगा, ठीक है। इस पिक्चर के ज़रिए आप देखिए यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है ओशनिक प्लेट और दूसरी है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, ओशनिक प्लेट जो होती है वो हैवी होती है और वो नीचे सबडक्ट कर जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। जब सबडक्ट करेगी तो क्या होगा, मेंटल तक जाएगी, मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ ये जो प्लेट है इसके जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और वहाँ पर क्या होगा, ये हमारे ट्रेंचेस बनेंगे और या फिर वॉल्केनोस बनेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है एंडीज माउंटेन्स जो हैं, ठीक है, और या फिर जापान में हमारे वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। तो ये है इसकी एग्जांपल्स। और मैं आपको बता दूं कि जो कन्वर्जेंस होती है वो या तो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करेंगी, उस केस में क्या होगा, वॉल्केनोस बनेंगे। और अगर दो ओशनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, हमारे या तो ट्रेंचेस बनेंगे या तो मिड ओशियानिक रिजेस बनेगी। और अगर एक हमारी ओशनिक प्लेट है और एक दूसरी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अगर वो दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा वॉल्केनोस बनेंगे या फिर ट्रेंचेस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट मूवमेंट। तो डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है जब प्लेट्स आपस में दूर जा रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक प्लेट सपोज इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तब वहाँ पर रिफ्ट वैलीज बनती हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर दो ओशनिक प्लेट्स की एग्जांपल दे रखी है, एक ओशनिक प्लेट इस तरफ जा रही है, दूसरी ओशनिक प्लेट इस तरफ जा रही है। तो जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में क्या होगा, ये प्लेट्स टूटेंगी तो क्या होगा, ओशनिक क्रस्ट के नीचे क्या है, मैग्मा है, तो मैग्मा बाहर आएगा, लावा बनेगा, लावा दोनों तरफ फैलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा रिज बन जाएंगे, ठीक है। रिज एक किस्म से क्या होता है, छोटे छोटे डीप सी वॉल्केनोस होते हैं, सी के अंदर वॉल्केनोस होते हैं, उन्हें हम रिजेस कहते हैं, ठीक है। और जो थर्ड मूवमेंट है वो है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, प्लेट्स ना ही दूर जा रही हैं, ना ही डाइवर्ज हो रही हैं और ना ही कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, इसमें प्लेट्स स्लाइड पास करती हैं एक दूसरे से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से पास से गुजर जाती हैं। तो इस केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आते हैं बस। ना ही इस केस में वॉल्केनो फॉर्म होंगे, ना ही इस केस में रिजेस फॉर्म होंगे और ना ही इस केस में ट्रेंचेस बनेंगे, बस क्या होगा, अर्थक्वेक्स आएंगे। तो इसकी एग्जांपल है सैन एंड्रियस फॉल्ट जो कि यूएसए में, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी हमारी ओशनिक प्लेट या फिर हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी तो वहाँ पर हमारा क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा। और जब भी हमारी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएंगी वहाँ पर भी क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में क्या होता है, हमारी प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक से गुजरती हैं, वहाँ पर क्रस्ट ना ही बनेगा और ना ही क्रस्ट वहाँ पर टूटेगा, ठीक है। फिर है उसके बाद वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी जो रॉक्स होती हैं, तो वेदरिंग से हमारी जो रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में या फिर पीसीस में टूटती हैं। कहाँ पर टूटती हैं, जहाँ पर रॉक्स बनी हैं उसी जगह पर हमारी रॉक्स जो हैं टूटती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। और ये 3 प्रकार की होती हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो एक एक करके देखते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स जो होती हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, या तो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, या तो एक्सट्रीम हीट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी जो रॉक्स पे एक्ट करेगी। जब गर्मी होगी तो क्या होती है, रॉक्स एक्सपैंड कर जाएंगी, एक्सपैंड करेंगे तो उनमें क्या होगा, क्रैक्स फॉर्म हो जाएंगे। तो जब क्या होगा, कोल्ड हो जाएगी तो जो इन क्रैक्स में क्या होगा, हमारी आइस जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी जब टेम्परेचर डाउन होगा। तो जब आइस फॉर्म होती है तो आइस एक्सपैंड होती है, ठीक है, पानी एक्सपैंड होता है ऑन फ्रीजिंग, तो फिर रॉक्स को वो तोड़ेगी। तो दिस इज़ द फिजिकल वेदरिंग। इसमें रॉक की केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद है केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है, रॉक्स टूट रही हैं छोटे छोटे पीसीस में, लेकिन हो क्या रहा है कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं और जब इन मिनरल्स के साथ वाटर एक्ट करता है या एसिड एक्ट करता है विद ऑक्सीजन, तो रॉक्स तो टूटेंगी लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन भी
चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये केमिकल वेदरिंग हो रही है, यहाँ तो एसिड रेन हो रही है। तो जब एसिड रेन होगी तो रॉक्स के अंदर जब पानी पेनिट्रेट करेगा क्रैक्स के अंदर, तो वो पानी क्या करेगा, अंदर रिएक्ट करेगा रॉक्स के मिनरल्स के साथ, जिससे क्या होगा, रॉक डिज़ोल्व होगी और उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। उसके बाद है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें भी रॉक टूटती है। तो इसमें क्या होता है, जब रॉक्स में क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं तो क्या होगा, उन क्रैक्स में कहीं हवा से उड़कर सीड्स आ जाएंगे, ठीक है। वो सीड से छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे और उनकी रूट्स डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे, जैसे इसमें दिखा रखा है, ठीक है। और जब डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे तो रॉक्स के जो क्रैक्स हैं और वाइड होंगे। फिर जब वाइड होंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे जो एनिमल्स जो बोरोस बनाते हैं वो इसमें अपने घर बना लेंगे। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो इसके अंदर घुस जाएंगे। वो फर्दर इसको क्या करेंगे, रॉक्स को वेयर एंड टियर करेंगे, जिससे ये रॉक्स और टूटेंगी, ठीक है। वेदरिंग के बाद है इरोजन, ठीक है। तो इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है कि जब हमारा वेदर्ड रॉक्ड मटीरियल जब होता है, जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, नेचुरल एजेंट्स के ज़रिए, जैसे कि विंड से, रनिंग वाटर से, ग्लेशियर से, या फिर वेव्स, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से। जब हमारा वेदर्ड रॉक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, इसे हम कहते हैं इरोजन, ठीक है। अब इरोजन से कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं, इरोजन से हमारे वैलीज बन रहे हैं, ठीक है, कैनियंस बन रहे हैं और बीचेस बन रहे हैं। तो ये एक पिक्चर है कैनियन की, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कैनियन इस तरीके से दिखता है, दिस इज ड्यू टू द इरोजन बाय वाटर, ठीक है। और जो हमारे बीचेस होते हैं वो किससे बनते हैं, वो हमारे बनते हैं इरोजन बाय वेव्स, ठीक है। और हमारे जो वैलीज बनते हैं वो बनते हैं इरोजन बाय रिवर्स। और ग्लेशियर्स भी वैली से बनाता है। डिफरेंस बस इतना है कि ग्लेशियर जो है वो यू शेप्ड वैली से बनाता है इस तरीके से, और जो हमारे रिवर्स जब इरोड करती हैं माउंटेन्स को तो वो वी शेप वैली से बनाती हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ, तो नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिससे अर्थ का सरफेस जो होता है वो लेवल होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। तो इन प्रोसेस के जरिए अर्थ का सरफेस क्या होता है, लेवल होता है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस को करता कौन है, ठीक है। तो वो करते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। अब एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कौन कौन से हैं, वो है रिवर्स, ठीक है, विंड, वेव्स एंड ओशंस, ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। ये जो एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, इरोजन भी करते हैं और डेपोजिशन भी करते हैं। तो सबसे पहला एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है रिवर। हम देखते हैं कि रिवर जो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। रिवर इरोजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और डेपोजिशन भी करता है। अब रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाता है, रिवर्स बनाता है वी शेप्ड वैलीज, ठीक है, जैसे मैंने बताया माउंटेन्स को काटता है रिवर्स, वी शेप वैलीज बनाता है। फिर वाटरफॉल्स बनाता है, जब पानी हाई आल्टीट्यूड से गिरता है पहाड़ों के ऊपर से तो वहाँ पर वाटरफॉल्स बनते हैं। लीव्स बनाते हैं रिवर्स, ऑक्सबो लेव्स बनाते हैं और रिवर प्लेन्स बनाते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए ये रिवर है, रिवर दिखा रखी है, ठीक है। तो रिवर के साइड में इस तरीके से ऐसे इसके बैंक्स के अराउंड एक थोड़ा सा डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है। डेपोजिशन हो जाती है तो बैंक्स थोड़े ऊंचे हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं लीव्स, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, जब ये रहे ऑक्सबो लेक्स, जब रिवर अपना कोर्स चेंज करता है, सपोज ये रिवर पहले इस तरह से फ्लो कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से फ्लो कर रहा था, ऐसे जा रहा था। फिर क्या हुआ, यहाँ पर डिपोजिशन होने के कारण रिवर ने क्या किया, अपना फ्लो इस तरीके से अपना कोर्स चेंज कर लिया और यहाँ से ये कट हो गया, तो ये बन गए ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। और रिवर प्लेन्स होते हैं जहाँ जहाँ रिवर्स डेपोजिशन करते हैं इरोडेड मटेरियल्स का, वहाँ पर रिवर प्लेन्स बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है विंड। तो विंड कौन कौन से परफॉर्म फंक्शंस करती है, विंड भी इरोजन करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है और डेपोजिशन करती है, ठीक है। और विंड कौन से लैंडफॉर्म बनाती है, विंड बनाती है सैंड ड्यून्स और मशरूम रॉक्स, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स बनते हैं जब सैंड के पार्टिकल्स विद विंड एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं, तब वहाँ पर क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं। और ये मशरूम रॉक्स कैसे बनते हैं, तो इन मशरूम रॉक्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो होता क्या है, सपोज़ ये एक पहले पूरी रॉक थी इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो, जब विंड आती है तो विंड क्या करती है, इसके नीचे यहाँ से इरोड करना स्टार्ट कर देती है इसको, ठीक है। इरोड करना स्टार्ट कर देगी, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं विंड के वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से इरोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऊपर वाली रॉक अगर हार्ड रॉक है तो वो इरोड नहीं होगी, नीचे वाली रॉक सॉफ्ट रॉक है तो वो इरोड हो जाएगी और वो मशरूम की शेप ले लेगी, ठीक है। तो ऐसे मशरूम रॉक्स हमको सहारा डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है वेव्स एंड ओशन करंट्स। इसमें हम देखेंगे कि वेव्स और ओशन करंट्स की कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स एंड ओशन करंट्स की, ये करते क्या हैं, ठीक है।
तो वेव्स और ओशन करंट जो होते हैं ये कोस्टल रीजन्स को शेप करते हैं। वेव्स कॉन्टीन्यूसली शोर लाइन को स्ट्राइक करती है फोर्स के साथ, और ओवर टाइम क्या होता है, जो कोस्ट लाइन में रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो कोस्ट के नज़दीक होती हैं वो वियर अवे हो जाती हैं, यानी कि वो इरोड हो जाती हैं, ठीक है। अब एक्शन ऑफ वेव से क्या होता है कि वेव्स क्या करती हैं, वेव्स भी जो होती हैं शोर को रिपीटेडली हिट करते रहती हैं और रॉक मटेरियल को लूज़ कर देती हैं, ठीक है। और जो रॉक्स के ब्रोकन फ्रैगमेंट्स होते हैं उन्हें क्या करती हैं, ये वहाँ से दूसरी जगह पर लेके चले जाती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोस्टल इरोजन। अब हम देखते हैं कि वेव्स कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, ठीक है। तो वेव्स 6 तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, क्लिफ्स, केव्स, आर्चीज, सी स्टैक्स, सी स्टम्प्स और वेव कट प्लेटफॉर्म्स, ये वेव्स लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये रही एक क्लिफ जहाँ से वेव्स रिपीटेडली हिट करेंगे, किसी एक माउंटेन को हिट करेंगी, तो इसको यहाँ से इरोड करते जाएंगी, इरोड करते जाएंगी। जो सॉफ्ट रॉक्स होंगे वो इरोड हो जाएंगे, और जो हार्ड रॉक्स होंगे वो इरोड नहीं होंगे, तो वो एक क्लिफ बन जाएगी बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री की, यहाँ पर एक हाइट की एक आल्टीट्यूड बन जाता है, उसे हम कहते हैं क्लिफ। उसके बाद वेव्स कैसे बनती है, सपोज इसी को हम लेते हैं, अगर यहीं पर वेव कॉन्टिन्यूसली हिट कर रही है, तो अगर आगे पीछे का रॉक हार्ड है, बीच का रॉक सॉफ्ट है, ठीक है, तो ये सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पर केव बन जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, केव बनने के बाद क्या होगा, फर्दर पानी अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो ये दूसरी साइड में अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो ये सी का वाटर दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा। अगर ये क्लिफ छोटा है, ठीक है, इतना विड्थ नहीं है, तो ये आर्चिस बन जाएंगे, ठीक है। फिर आर्चिस बनने के बाद क्या होगा, ये साइड से भी इसको इरोड कर देगी, ऊपर से भी इरोड कर देगी। अगर वेव्स जो टाइड्स हाई हैं, वेव्स हाई हैं, ऊपर से भी इरोड कर देगी, तो ये बन जाएगा सी स्टैक, ठीक है। अब सी स्टैक भी ऊपर से इरोड हो जाएगा अगर वेव्स हमारी हाई हैं, तो ये सी स्टम्प बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये वेव कट प्लेटफॉर्म कैसे बनता है ये आप देखिए। जब वेव्स कॉन्टिन्यूसली हिट करती रहती हैं, इसको क्लिफ को अगर हिट करते रहेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर ऊपर से ये सारा क्लिफ उड़ जाएगा, तो बस ये नीचे से प्लेटफॉर्म बच जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म्स। तो इन लैंडफॉर्म्स को बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। फिर है ओशन करंट्स की। अब ओशन करंट्स कौन कौन से लैंडफॉर्म्स को बना रही है, ठीक है। तो ओशन करंट्स क्या होते हैं कि हमारे सीज के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली ओशन वाटर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है, उसे हम कहते हैं ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स क्या करते हैं, जो हमारी वेव्स ने हमारी कोस्टल लाइन्स को इरोड किया होता है, तो ओशन करंट्स क्या करते हैं, वो उस एरोडेड मटीरियल को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ओशन करंट्स और वेव्स होते हैं ये डिपोजिशन कैसे करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि वो कौन से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं बाय इरोजन। अब हम देखेंगे कि वो डिपोजिशन से कौन से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। तो डिपोजिशन से वेव और ओशन करंट्स लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, बीचेस, सैंड बार्स बनाते हैं, स्पिट्स बनाती हैं और लैगून्स बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये रहा बीच। तो इरोजन से क्या होगा, जब इरोडेड मटेरियल होगा वो क्या करेंगे, वेव्स और ओशन करंट्स क्या करेंगे, कोस्ट की तरफ उसको डिपॉजिट करते रहेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, बीचेस बन जाएंगे, ठीक है। और ये होंगे सैंड बार्स। तो सैंड बार्स क्या होते हैं, हमारे बिल्कुल कोस्ट के ऐसे पैरेलल डिपोजिशन करेंगे। सपोज हमारा ये वेव्स इस तरफ जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कहीं पर हमारा कोस्ट है इस तरफ, तो बिल्कुल इस कोस्ट के पैरेलल डिपोजिशन करेंगी वेव्स, तो ये हमारे बन जाएंगे सैंड बार्स, ठीक है। और स्पिट्स क्या होते हैं, हमारा स्पिट होता है कि एक साइड से हमारे कोस्ट के साथ डिपोजिशन होगा, तो यहाँ बढ़ता जाएगा, तो ये हमारी बढ़ जाएगी स्पिट। तो स्पिट क्या होती है, एक साइड से कोस्ट से वो जोड़ा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद है लैगून, ठीक है। तो लैगून क्या होगा, जैसे कि स्पिट अगर एक्सटेंड होता गया, तो ये दूसरी साइड से भी कोस्ट से जुड़ जाएगा स्पिट हमारा। तो जब दूसरी साइड से कोस्ट से जुड़ जाएगा तो ये पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे लैगून्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया, आज की वीडियो में हमने किया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लेट्स, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है। तो इसके बचे हुए टॉपिक जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एंड बाय बाय।